विवाह 7 वचनों का कैसा यह बंधन भाग 13 सीजन 2। शिवाक्ष अस्पताल में अपने केबिन में किसी केस के रिपोर्ट देख रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। शिवाक्ष सामने देखता है, ऋचा खड़ी थी हाथ में टिफिन और बैग लिए। शिवाक्ष ऋचा की तरफ देखकर, अरे तुम कब आई? वो आपके और पापा जी के लिए खाना लेकर आए हैं। पापा जी तो वार्ड में ही खा रहे हैं, आप बिजी होंगे यह सोचकर हम यही आपके लिए खाना लेकर आ गए। शिवाक्ष ऋचा की तरफ प्यार से देखता हुआ, तुम बहुत अच्छी हो ऋचा, मेरा और परिवार का कितना ख्याल रखती हो तुम, सच में तुम मेरे लिए मेरी बेस्ट पत्नी हो। इतना कहकर शिवाक्ष ऋचा को गले लगा लेता है। ऋचा शिवाक्ष के सीने पर सर रखकर, आप भी बहुत अच्छे हैं शिवाक्ष, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में और एक भाई के रूप में, सारे रूप में आप भी बहुत अच्छे और समझदार है। अच्छा, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक हम खाना लगा देते हैं। शिवाक्ष हाँ, मैं सर हिलाकर बाथरूम में चला जाता है। ऋचा खाना टेबल पर लगाती हुई अचानक अंबिका जी की बात उसके कानों में गूंजने लगती है। तुम्हारे पिता का एक बेटा होता तो अच्छा होता, तुम तो उस घर की बेटी हो, एक बेटा तो तुम्हारी चिंता थोड़ी कम रहती। ऋचा एक गहरी सांस छोड़कर, क्या बेटा जो कुछ कर सकता है बेटियां नहीं कर सकती हैं? मोहिनी का भाई होते हुए मोहिनी ने अपने पापा की जिम्मेदारी खुद ली है। ऋचा को सोच में डूबा हुआ देखकर शिवाक्ष उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ऋचा हाँ, मैं सर हिला देती है। वो हम सोच रहे थे क्यों ना हम यहाँ से कुछ देर पापा के घर जाकर आए, बहुत समय हो गया हम नहीं गए इसलिए। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, पगफेरे के लिए ही गए थे, उसके बाद तो तुम गई नहीं। एक काम करो, अभी चली जाओ, शाम को मैं तुम्हें आते वक्त लेने आ जाऊंगा। ऋचा शिवाक्ष की तरफ देखकर, नहीं तुम रहने दो, तुम्हें अभी अस्पताल में रहना चाहिए शिवाक्ष, हम चले जाएंगे और आ भी जाएंगे। तुम खाना खा लो, बहुत लेट हो गया है, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना। ऋचा शिवाक्ष के प्लेट में खाना परोसकर उसकी तरफ बढ़ाती है। शिवाक्ष ऋचा की तरफ देखकर, तुमने खाया खाना? ऋचा हाँ, मैं सर हिला देती है। मोहिनी अपने कमरे में आरव के कपड़ों का लगे ढेर को देखकर सर चक्करा गया था। मोहिनी मन में कूड़ते हुए, आरव के बच्चे ने कितने कपड़े बिखर कर रखा है। मोहिनी कुर्सी पर पड़े और सोफे पर पड़े कपड़ों को नीचे रखकर समेटने लगती है। उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा की तरफ देखती है। अंबिका जी खड़ी थी दरवाजे पर। अंदर आ जाए हम। आइए ना बुआ जी, आप अंदर। इतना कहकर मोहिनी उठने लगती है कि अंबिका जी उसकी तरफ देखकर, अरे बैठ ना, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, तुम्हें अकेला बैठा देखा तो सोचा कुछ देर बातें कर लूं। अंबिका जी बेड पर बैठते हुए, और बता कैसे हैं तेरे पीहर वाले? मोहिनी यह सुनकर कपड़े समेटते हुए हाथ रुक जाते हैं। फिर अंबिका जी की तरफ देखकर, अच्छे हैं। अच्छा, कौन कौन है तेरे पीहर में? वो क्या है ना, मुझे तुम दोनों बहुएं के पीहर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए पूछ रही हो, कभी मिल जाए तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। मोहिनी यह सुनकर अंबिका जी की तरफ देखकर, बुआ जी मेरे पीहर में मेरे पापा है। सिर्फ पापा ही है क्या, और माँ, भाई, भाभी, बहन और कोई नहीं है? माँ तो भगवान के घर चली गई कब के, और भैया और भाभी उनका बेटा, वो तीनों यूएस में रहते हैं। यहाँ जयपुर में सिर्फ पापा ही रहते हैं। अंबिका जी मोहिनी की तरफ देखकर, क्यों पापा यूएस में नहीं रहते हैं क्या? बनती नहीं है क्या? अंबिका जी की बात सुनकर मोहिनी की नजर उनकी तरफ चली आती है। दरवाजे पर खड़ा आरव सब सुन रहा था। वो अंदर आकर, अरे बुआ जी आप यहाँ बैठी है, आपको दादू कमरे में ढूंढ रहे हैं। बुआ जी यह सुनकर आरव की तरफ देखकर, अच्छा फिर मैं चलती हूँ। अंबिका जी के जाने के बाद मोहिनी के आंखों में रूखे आंसू गाल पर आने लगते हैं।
आरव मोहिनी के पास बैठकर उसके आंखों को अपने होठों से चूमता हुआ, मत रो मोहिनी, बुआ जी की बात का बुरा मत मानो। आरव, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मान रही हूँ। मैं सोच रही हूँ भैया और भाभी के होते हुए पापा को अकेला रहना पड़ रहा है। उनको कितनी तकलीफ होती होगी ना। ऋचा अस्पताल से कोमल जी और बाकी सबसे मिलने के लिए घर चली आती है। ऋचा कोमल जी के कमरे में उनके साथ सोफे पर बैठी हुई थी। ऋचा कोमल जी के हाथ पर हाथ रखकर, क्या हुआ माँ, आपको क्या बात करनी थी हमसे? कोमल जी को समझ नहीं आ रहा था ऋचा को क्या बताएं, कैसे बताएं, और प्रेग्नेंट की बात सुनने के बाद वो कैसे लगेगा। कोमल जी ऋचा से नजरें चुराते हुए, वो मुझे तुझे कुछ बताना था। बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ तुझे बताने की, पर हिम्मत ही नहीं हो रही है हमसे। ऋचा यह सब सुनकर कोमल जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, आप क्या कहना चाहती है, आप हमें बता सकती है, ऐसे मन में मत रखिए। फिर से दादी और पापा आपको परेशान। नहीं नहीं ऋचा, वो दोनों अब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और हमने पुरानी बातों को बुला दिया है। अच्छा, फिर आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? मनोज जी शांता जी को अपने हाथों से सूप पिला रहे थे। शांता, इन 4 दिनों तुम्हारी आवाज को तुम्हें देखें बिना मेरा दिन कैसा कटा है यह तुम नहीं जानती हो। शांता जी मनोज जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, पता है हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी आप जैसे पति हमें मिले हैं। मनोज जी यह सुनकर मुस्कुरा जाते हैं। फिर शांता जी की तरफ सूप बढ़ाते हुए उन्हें सूप पिलाने लगते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।